Assalamu alaikum. My name is Ifra Asif and today we are going to start our 5 year. क्योंकि आप लोगों के पेपर होने वाले हैं स्टार्ट, तो हमने सोचा है कि हम पहले 5 ईयर के जितने भी डिटेल क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप कर लें, उसके बाद भी फर्दर जो टॉपिक्स रह जाएंगे उनको कवर करेंगे। तो आज जो टॉपिक मैंने चूज किया है अपने 5 ईयर में से वो है ट्रांसपायरेशन, क्योंकि ट्रांसपायरेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पेपर में हर साल आते हैं। तो इसमें आज के लेक्चर में हम ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस और उसका मैकेनिज्म और सबसे लास्ट में उसके फैक्टर्स कौन से ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट कर रहे होते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ट्रांसपायरेशन बेसिकली जैसे हमारे अंदर से एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, यानी कि जो एक्सेसिव अमाउंट होती है वाटर की हमारी बॉडी के अंदर वो यूरिन के जरिए निकल जाती है। इसी तरह से प्लांट्स में भी जो एक्सेसिव अमाउंट होती है वाटर की वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में एवापोरेट हो जाती है। तो ट्रांसपायरेशन की सबसे बड़ी डेफिनेशन क्या है कि लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapors from aerial parts of plant। सही स्टूडेंट्स, यानी कि पानी का लॉस हो रहा है वाटर वेपर की फॉर्म में एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट में। एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी कि प्लांट के वो पार्ट जो कि ग्राउंड के ऊपर होते हैं, जमीन के ऊपर होते हैं, वो कहलाते हैं एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। लीव, स्टेम, फ्रूट, ये सारे एरियल पार्ट्स हैं प्लांट के। तो ट्रांसपिरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? अब एक प्लांट की बॉडी है, इसमें ये रूट्स हैं, ठीक है। रूट्स ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया बहुत सारा पानी और उसने वो पानी यहां तक पहुंचा भी दिया, ठीक है। मगर अब जो रूट प्रेशर है वो एक हद तक ही प्लांट के वाटर को ऊपर पुश कर सकता है। ऊपर तक पहुंचने के लिए वहां से भी कोई प्रेशर, कोई फोर्स जो है वो जरूरी है जो कि उसको वाटर को अपनी तरफ पुल करे। तो ये जो पुल होता है ये बेसिकली ट्रांसपायरेशन की वजह से ही होता है। ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होता है, तो पानी ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन की हमें क्यों जरूरत पेश आ रही है प्लांट्स को? क्योंकि पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए हमें एक ऊपर भी एक फोर्स चाहिए जो कि पानी को ऊपर की तरफ खींचे, और वो फोर्स जो है, वो पुल जो है, वो ट्रांसपायरेशन लगा रहा है। ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन में समझ लीजिए लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि पानी जो है वो प्लांट्स के एरियल पार्ट से रिमूव हो रहा है, निकल रहा है, वो कहलाता है ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन जो है वो तीन जगहों से हो रही होती है। एक स्टेम से भी हो रही होती है, लीफ से भी हो रही होती है, और लीफ में दो जगहों से हो रही होती है। एक क्यूटिकल यानी कि जो उसकी अपर कवरिंग होती है उधर से, और एक उसके लोअर कवरिंग में, मतलब लोअर एपिडर्मिस पे कुछ पोर्स मौजूद होते हैं, वहां से हो रही होती है। तो ट्रांसपायरेशन की टाइप्स कह रहे हैं, ट्रांसपायरेशन कितने तरह से होती है, तो वो तीन तरह से होती है। एक होती है क्यूटिकल से, तो हमसे कहते हैं क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। अगर स्टोमेटा से हो रही है तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, और अगर स्टेम से हो रही है तो स्टेम में मौजूद होते हैं कुछ लेंटिसाइड, मतलब ये स्टेम है तो इसमें भी कुछ छेद होंगे, कुछ सुराख होंगे, वहां से भी पानी जो है वो एवापोरेट हो रहा होगा। तो लेंटिसाइड, तो उसे लेंटिसिडल ट्रांसपायरेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स होती है ट्रांसपायरेशन की, मगर आज जो आपके कोर्स में शामिल है ट्रांसपायरेशन वो है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। तो हम उसी का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपायरेशन किस तरह से स्टोमेटा से हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, या मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन भी आपसे कह सकते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ
स्टोमेटा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो हमारा लीफ है उसकी लोअर सरफेस, लोअर एपिडर्मिस पे कुछ पोर्स मौजूद होते हैं जो कि स्टोमा कहलाते हैं। वो स्टोमा जो होते हैं उनको सराउंड किया हुआ होता है दो किडनी शेप गार्ड सेल्स ने। वो किडनी शेप गार्ड सेल्स जो होते हैं उनके अंदर अगर वाटर भर जाए तो वो टर्जिड हो जाते हैं और वाटर उनमें एंटर होता है। और अगर वो गार्ड सेल्स में से पानी निकल जाए तो वो कोलैप्स कर जाते हैं और जो होल होता है वो क्लोज हो जाता है। तो इसको हम इस तरह समझेंगे कि ये है हमारा होल जिसको दो किडनी शेप गार्ड सेल्स ने सराउंड किया हुआ है। ये है हमारा स्टोमा, ये है हमारे किडनी शेप गार्ड सेल्स और ये मौजूद है लोअर एपिडर्मिस में। तो ये सारे एपिडर्मल सेल्स जिनके अंदर क्या मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले कि ये जो लोअर एपिडर्मिस है यहाँ पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से क्या बन रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जब बन रहा है तो उसकी जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी ग्लूकोज एक सॉल्यूट है, आपने डिफ्यूजन पढ़ी हुई है, ऑस्मोसिस पढ़ी हुई है कि जब इस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो सॉल्वेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई होगी तो वो आउटसाइड से वाटर को अपनी तरफ पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से वाटर जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर आ जाएगा। गार्ड सेल्स के अंदर वाटर भर जाएगा और गार्ड सेल जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, फुल होके टर्जिड हो जाएंगे, फर्म हो जाएंगे। ये गार्ड सेल टर्जिड हो गए और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। मगर दूसरे केस में क्या होता है, ये सब कुछ हमारा डे टाइम में हो रहा है। डे टाइम में ही फोटोसिंथेसिस होती है, डे टाइम में ही लाइट होती है और डे टाइम में ही वाटर जो है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। मगर नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में ये गार्ड सेल्स आपस में हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, ये जो होल है ये बंद हो जाता है। ठीक है। अब नाइट टाइम में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा जिसकी वजह से ग्लूकोज नहीं बन रहा और वाटर को कोई भी अंदर पुल नहीं कर रहा, कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वाटर जो है वो अंदर नहीं आ रहा और ये जो गार्ड सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे। फ्लैसिड मतलब सॉफ्ट हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, सैगी हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपस में कोलैप्स हो जाएंगे और ये जो होल है वो क्लोज हो जाएगा। तो स्टोमेटल ओपनिंग के लिए क्या जरूरी है कि आपके पास बाहर से पानी, बाहर वाटर हो और अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा हो जिसकी वजह से गार्ड सेल टर्जिड हो रहे हो और फिर टर्जिडिटी की वजह से स्टोमा ओपन हो रहा और वाटर का लॉस हो रहा। नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही और ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा नहीं है जिसकी वजह से वो वाटर को अपने साथ पुल भी नहीं कर रहा और जो गार्ड सेल्स है वो हो गए फ्लैसिड, कोलैप्स कर गए और पोर जो है हमारा क्लोज हो गया। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है ट्रांसपायरेशन का, इस तरह से पानी का लॉस हो रहा है और पानी का वो हो रहा है इसमें से। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अच्छा इसमें एक और बात थी कि जो गार्ड सेल्स की जो अपर वॉल है, जो आउटर वॉल है, ये क्या होती है, थोड़ी ये थिन होती है, इलास्टिक होती है और परमिएबल होती है। सही है, जिसकी वजह से वाटर जो इसमें इजीली आउटसाइड से एंटर रहता है। जबकि जो इसकी इनर वॉल होती है गार्ड सेल की वो थिक होती है और इनइलास्टिक होती है। सही स्टूडेंट, तो बेसिक आपने अभी क्या समझा, ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन को देख लिया। ट्रांसपायरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर वेपर है इन फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, और किस तरह से लॉस हो रहा है वो हमने देख लिया कि जब दिन का वक्त है तो लाइट जो है वो लीफ के ऊपर पड़ रही है जिसकी वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो वाटर को अपनी तरफ पुल कर रहा है
और वाटर गार्ड में जब भर आ रहा है तो वो टर्जिड होके ओपन इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग को ओपन कर रहे हैं। मगर रात में है वही सब उल्टा हो गया कि पोटेंशियल प्रोसेस नहीं हुआ और वाटर अंदर पुल नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो हमारे गार्ड सेल्स है वो सॉफ्ट वीक होके आपस में जुड़ गए और पोर्ट जो था, होल जो था वो क्लोज हो गया। तो अब हम पढ़ लेते हैं ट्रांसपायरेशन पे कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं अपना। तो आपके पास पेपर में फैक्टर्स जो है वो 4 to 5 पूछ जाते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर विच इफेक्ट ट्रांसपायरेशन ना। तो अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, तो हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है टेम्परेचर। इसको आप इतने सिंपल समझ सकते हैं टेम्परेचर के फैक्टर को कि जैसे अगर आप गर्मियों के मौसम में कोई भी बर्तन पानी का भर के बाहर रखते हैं गर्मी में, तो वो बहुत जल्दी उसमें से पानी आप देखिएगा थोड़ी देर बाद एवापोरेट हो जाता है। एज कम्पेयर के अगर आप वही पानी सर्दियों के दिनों में अगर बाहर रखें तो वो बहुत देर में एवापोरेट होता है। तो स्टूडेंट यही सब कुछ क्या होता है प्लांट्स के साथ कि जब गर्मी का मौसम होता है तो उनके अंदर से पानी बहुत तेजी से निकल रहा होता है, तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो रही है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मगर जब सर्दियां होती हैं तो फिर ट्रांसपायरेशन जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाती है। तो टेम्परेचर में क्या होगा, इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज ट्रांसपायरेशन। ठीक है, जो वाटर वेपर्स है वो तेजी के साथ डिफ्यूज हो रहे हैं उनके एटमॉस्फेयर के अंदर ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, अब दूसरा है विंड। विंड विंड क्या, विंड अगर तेज चल रही हो और आपने बाल खोले हुए ड्राई करने के लिए, तो आप देखिएगा तेज हवा होगी तो आपके बाल बहुत जल्दी ड्राई हो जाएंगे। और अगर आप वैसे गीले बालों को देखेंगे तो वो बहुत देर में ड्राई होंगे। तो विंड का यहाँ पे भी ट्रांसपरेशन बिल्कुल वही है कि जब तेज हवा चल रही होगी तो प्लांट में से जो पानी है वो बहुत तेजी के साथ रिमूव हो रहा होगा, और जब विंड स्पीड कम होगी तो ट्रांसपायरेशन कम हो रही होगी। तो विंड स्पीड भी इंक्रीज कर रही है ट्रांसपायरेशन को। इंक्रीज विंड स्पीड, इंक्रीज ट्रांसपायरेशन। मूविंग एयर removes water vapors or so rate of transpiration increase। ठीक है, तो विंड स्पीड में भी अगेन वही हुआ कि जब तेज हवा चल रही है तो जो एयर ड्रॉपलेट्स हैं या एयर वेपर्स हैं वो तेजी के साथ रिमूव हो जाएंगे लीफ की सरफेस के ऊपर से, लीफ के अंदर से। विंड और टेम्परेचर दोनों क्या है, डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो रहा है। विंड स्पीड इंक्रीज हो रही है तो भी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो रहा है। तीसरा फैक्टर जो है वो है ह्यूमिडिटी। थर्ड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई एक प्लांट है हमारे पास, उसको हमने एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा हुआ है जिसके इर्द गिर्द सिर्फ मॉइस्ट एयर है, यानी कि उसके एटमॉस्फेयर में पहले से ही वाटर वेपर्स मौजूद है। ठीक है, ये एक प्लांट, एक लीफ है और इसके इर्द गिर्द बहुत सारा मॉइस्चर है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है। तो जब पहले से ही वाटर की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा है तो वो इस चीज को
तो वो डिफ्यूजन जो हो रही थी पहले टेम्परेचर इंक्रीज होने में वो कब नहीं होगी, यानी कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बाहर भी है अंदर भी उतनी है, तो कोई चीज किसी को भी वो नहीं करेगी कि वो बाहर आ जाए, अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो ह्यूमिडिटी जो है वो क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है ट्रांसपायरेशन को, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ट्रांसपायरेशन बहुत कम हो रही है, डिफ्यूजन जो है वाटर वेपर्स की लीव से वो स्लो हो जाएगी। तो ह्यूमिडिटी में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स from leaf to atmosphere is low। जो डिफ्यूजन पहले बहुत तेजी के साथ हो रही टेम्परेचर में फील्ड में, वो यहाँ पे बहुत कम हो रही होगी, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो आउटसाइड और इनसाइड सेम है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं हो रहा होगा। तो इंक्रीज ह्यूमिडिटी डिक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन बहुत कम होगी। सही है, तो ये 3 फैक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी। अब आ जाते हैं हम लोग अपने लास्ट फैक्टर पे, जो कि है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिंपल सा है, इसका भी इसके साथ इनवर्स वाला ही ताल्लुक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अगर कम होगा, डिक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर देगा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को। इनका इनवर्स रिलेशन आपस में। तो जो हमने शुरू के दो फैक्टर्स पढ़े, क्या कहते हैं, टेम्परेचर और विंड स्पीड, उन दोनों में क्या था कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा था तो ट्रांसपायरेशन बढ़ रही थी, विंड की स्पीड तेज होती तो भी ट्रांसपायरेशन बढ़ रही थी। मगर जो हमने लास्ट के 2 फैक्टर पढ़े, ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों में क्या हो रहा है कि आपकी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज हो रहा है, और जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट, ट्रांसपायरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो स्टूडेंट्स 4 पॉइंट्स हैं जो इसकी इंपॉर्टेंस में हम बताएंगे। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन का क्या है कि अभी जो हमने शुरू में पढ़ा कि रूट ने जो है वो एक हद तक पानी को ऊपर चढ़ा दिया है प्लांट के अंदर, मगर ऊपर एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट में आने के लिए पानी को जरूरत है कि ऊपर से में कोई एक फोर्स अप्लाई हो। वो फोर्स कहाँ से आ रही थी, ट्रांसपायरेशन के जरिए। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो हम लिखेंगे कि अपटेक, ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर जो है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज अचीव ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ट्रांसपायरेशन की वजह से वाटर जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है रेगुलरली, और इस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर को हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। सही है, तो इसको अचीव करने के लिए हमें क्या, किसकी जरूरत है, ट्रांसपायरेशन की जरूरत है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो पानी है वो ऊपर की तरफ मूव करे तो हमें ट्रांसपायरेशन का जरूरत है। दूसरा है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल। अब जब वाटर ऊपर आ रहा है सॉइल में से, तो यकीनन सॉइल में वाटर के साथ मिनरल्स भी मौजूद है जो उसमें डिजॉल्व हो गए। तो जब पानी ऊपर आएगा तो साथ में डिजॉल्व मिनरल्स भी उसके साथ आएंगे। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये ट्रांसपायरेशन जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी, हम ये कह सकते हैं
फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर प्लस डिसॉल्व मिनरल इन एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो अपर पार्ट्स हैं प्लांट के, वहां पे जो मिनरल्स हैं वो ट्रांसपायरेशन की वजह से ही पहुंच रहा है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ये कि जब ट्रांसपायरेशन होती है तो उसकी वजह से प्लांट में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो वो कूलिंग इफेक्ट भी इसका इम्पोर्टेंट। तो द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द प्लांट इन प्लांट इज ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ट्रांसपायरेशन की वजह से उसमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। और लास्टली जो इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये सेल्स की टर्जिडिटी को भी मेंटेन करता है, तो इट मेंटेन दी टर्जिडिटी ऑफ सेल। ठीक है, तो ये चार ट्रांसपायरेशन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अपवर्ड मूवमेंट हो रही है वाटर की ट्रांसपायरेशन की वजह से, मिनरल्स जो है वो अपर पार्ट में पहुंच रहे हैं प्लांट के ट्रांसपायरेशन की वजह से, ट्रांसपायरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट में, और सबसे लास्ट के जो सेल्स की टर्जिडिटी है वो भी इसकी वजह से बरकरार है। तो आज के इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन को पढ़ा, उसके मैकेनिज्म को पढ़ा, उसके फैक्टर्स जो उसके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, और लास्ट में इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी। तो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई आने वाले टॉपिक के बारे में सजेशन देनी हो कि ये टॉपिक आप लोग को नहीं समझ में आया और आप लोग पेपर से पहले उसको समझना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।